नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे आईएएस अफसर की बात सुनवाना चाहता हूं, एक ऐसे डीएम का काम दिखाना चाहता हूं जिसे देखकर आप भी कहेंगे अफसर हो तो ऐसा। आमतौर पर तो हम ऐसे अफसरों की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो गड़बड़ करते हैं, आलसी होते हैं, लापरवाही करते हैं, संवेदना जिनके अंदर नहीं होती है, गलतियां करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में पीलीभीत की मंडी में एक आईएएस अफसर ने किसानों की भलाई के लिए क्या किया, ये आप देखेंगे। इस अफसर ने नीचे के लेवल पर गड़बड़ी करने वालों को किस तरह डांटा, ये आप सुनेंगे तो आपके मुंह से बाहर निकलेगा। मामला किसानों के लिए बने नए कानून से जुड़ा है, किसान की फसल से और एमएसपी से जुड़ा है, गांव के लोगों से जुड़ा है। इस बार सरकार ने धान की एमएसपी 1868 रुपए क्विंटल घोषित की है, लेकिन मंडी में आढ़तिये किसानों से धान 1100 रुपए के भाव खरीद रहे हैं। मंडी में ही किसानों को 768 रुपए का चूना लग रहा है और यही काम पीलीभीत में हो रहा था। पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे ने यह अपनी आंखों से देखा, लेकिन उन्होंने किसानों के साथ हो रही ठगी को देखकर आंखें फेरी नहीं, देखकर अनदेखा नहीं किया। पीलीभीत की कृषि मंडी में धान की खरीद हो रही है। सरकार ने 13 खरीद केंद्र बनाए हैं। हर बूथ पर कर्मचारी तैनात हैं। खरीद पर नजर रखने के लिए अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। एसडीएम और कृषि अधिकारी स्तर के अफसरों को तैनात किया गया है। सब कुछ नियम कायदे के हिसाब से ठीक माना जा रहा था, लेकिन अचानक जिले के डीएम पुलकित खरे मंडी में धान खरीद केंद्र का निरीक्षण करने पहुंच गए। ट्रॉली करके ले आया तो मंडी में किसान अच्छी खासी संख्या में थे, किसान हमारे लिए बड़ी मात्रा में धान भी आया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी किसानों का ज्यादातर धान आढ़तिये खरीद रहे थे। डीएम को लगा कि क्या आढ़तिये सरकार से बेहतर दाम दे रहे हैं, क्या आढ़तिये एमएसपी से ज्यादा दाम पर धान खरीद रहे हैं। आढ़तियों के पास किसानों की भीड़ थी और सरकारी केंद्र पर सन्नाटा। क्योंकि डीएम अचानक मंडी में पहुंचे थे, इसलिए जैसा हाल था उन्हें वैसा ही दिखाई दिया। वहां मौजूद कर्मचारियों को, अधिकारियों को सीन बदलने का मौका नहीं मिला और इसके बाद डीएम साहब सीधे किसानों से मुखातिब हुए। उन्होंने किसानों से सीधे सीधे पूछा कि धान किस भाव में बेच रहे हो। जब ये पता चला कि किसान 1100-1200 के भाव में धान बेच रहे हैं तो डीएम साहब का पारा चढ़ गया, क्योंकि सरकार ने धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी 1868 रुपए तय किया है। डीएम ने पहले सोचा शायद धान की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, नमी ज्यादा होगी, इसलिए किसान सस्ते में बेचने को मजबूर है। डीएम ने किसानों के धान की नमी चेक करवाई, नमी तो ठीक निकली। इसके बाद डीएम ने किसानों से कहा, आपके धान के लिए सरकार 1868 रुपए प्रति क्विंटल दाम दे रही है, तो फिर आप आढ़तियों को कम दाम में क्यों बेच रहे हो। इस पर किसानों ने मंडी के सचिव की तरफ देखा, खरीद केंद्र पर तैनात कर्मचारियों और अफसरों की तरफ देखा और डीएम आंखों आंखों में पूरी कहानी समझ गए। डीएम ने अफसरों से पूछा हो क्या रहा है, तो बहाना तैयार था, किसानों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। इसके बाद डीएम ने वहां तैनात अफसरों को बताया कि वहां तैनात एसडीएम और डिप्टी आरएमओ की ड्यूटी क्या होती है। किसानों ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई बड़ा अफसर आकर उनकी हिमायत करेगा, मंडी में तैनात अधिकारियों की क्लास लगा देगा। भाई सुनो, ये अगर तुम आफ्ताब को बेचोगे तो 1000-1200 मिलेगा कुंटल का। अगर सरकारी पे बेचोगे बिल्कुल बढ़िया नमी है, 1868 मिलेगा, मेरी गारंटी। अब कहाँ बेचोगे? तुरंत चलिए, अभी करिए, नोट करिए मेरे सामने। ये काम है डिप्टी आरएमओ का, मेरा काम नहीं है। नहीं लाया होगा तो अरे फिर वही बात बोले। अभी क्या बोला मैंने? पंजीकरण नहीं लाया है। आप जब तक ये खरीदेंगे, रखेंगे, एसडीएम को फोन करिए, कराइए पंजीकरण। उसकी गलती है, पंजीकरण नहीं हुआ है। वो मेहनत करके बेचारा ट्रॉली करके ले आया, अब कहो पंजीकरण नहीं लाया, जाओ वापस, उसकी गलती है। मैंने क्या कहा? कोई पंजीकरण नहीं, कोई सत्यापन नहीं, कोई टोकन नहीं।
खत्म नहीं करना है, आपको कराना है। ये तीनों चीजें आपको कराना है। किसान नहीं भुगतेगा इसकी वजह से। किसान अगर ले आया है तो बिकेगा, समझ गए? सालों में बैठे बैठे आप कराओ, उसका नाम नोट कर लो, एसडीएम साहब को बोलो, सीधे सीधे बहाना पंजीकरण। एसडीएम साहब को बताओ कि ये नाम नोट करिए, सत्यापन करिए, टोकन नहीं जनरेट है, करवाओ। होने दीजिए, अभी होने दीजिए और एसडीएम साहब ये जितने पड़े हुए हैं बाहर, ये कोई 1200-1000 पे नहीं जाएंगे। सबका मैंने अपने सामने मॉइस्चर देखा, सारा मॉइस्चर ठीक है। मॉइस्चर हर मीटिंग में मॉइस्चर ठीक है। मॉइस्चर ना सुनूं अब मैं, एक एक पे जाएंगे आप। आपको अपने साथ लेखपाल रखने में लेखपाल देता हूँ। एक एक जो ये ढेर लगे हैं, ढेर पे जाएंगे, केंद्र प्रभारी साथ में जाएगा, उसको खरीदवाएंगे, ठीक है। जब तक इनके 2 कांटों का टारगेट जिनका पूरा नहीं हो जाता, पूरा हो गया है, उस समय कोई किसान आया उसको टोकन दे दे, अगले दिन उसको अगले दिन प्रायोरिटी पे दे। ठीक, जरूरत पड़ी तो हम तीसरा कांटा भी देंगे, हम शासन से अनुमति लेके देंगे। जो किसान यहाँ आ रहा है वो वापस नहीं जाएगा और 1-2 दिन नहीं रुकेगा। इससे ज्यादा साफ साफ कोई अफसर क्या कह सकता था। जैसे ही डीएम साहब ने वहां मौजूद अफसरों की क्लास लगाई, उन्हें डांटा, अफसरों को नियम बताए, कानून समझाया, तो किसानों के चेहरे खिल गए। आपने देखा होगा किसानों ने तालियां बजा दी। असल में मंडी सचिव, फूड मार्केटिंग ऑफिसर और दूसरे अफसर ही किसानों के माई बाप बन जाते हैं। वो जो कहते हैं वही कानून होता है, वो जो लिख दें वो कायदा होता है, वो जो क्वालिटी तय कर दें, जो रेट तय कर दें वही फाइनल होता है। गरीब किसानों के पास न इतनी जानकारी होती है, न इतने संसाधन होते हैं कि वो बड़े अफसरों तक जाएं। किसान मंडी में आता है, अपना माल बेचता है, अगर सरकारी खरीद केंद्र में उसकी फसल बिक जाए तो खुद को धन्य समझता है, और अगर उसे आढ़तियों को सस्ते में अपनी फसल बेचनी पड़े तो उसे अपना भाग्य समझकर, अपना नसीब मानकर संतोष कर लेता है। 1200 मिल रहा है। अब तक यही होता रहा है और यही हो रहा है। पीलीभीत में भी वही हो रहा था। मैं आ गया हूं तो वो तो डीएम साहब पहुंच गए, वहां मौजूद अफसरों ने डीएम को भी घुमाने की कोशिश की, लेकिन हकीकत सामने थी, इसलिए दाल गली नहीं। पहले अफसरों ने नमी का बहाना बनाया, फिर कहा किसानों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, बिना रजिस्ट्रेशन के वो किसानों की फसल खरीद नहीं सकते। जब इससे भी बात नहीं बनी तो अफसरों ने कहा कि कांटे कम है, अब कहां बेचो? धान को तोलने में देर लगती है। डीएम ने पूछा जो कांटा है उन पर भी क्यों नहीं तुलाई हो रही? ये काम है डिप्टी, वो भी खाली पड़े, मेरा काम नहीं है। जबकि आढ़ती लगातार बिजी हैं। सरकार से ज्यादा धान आढ़ती खरीद रहे हैं, ये कैसे हो? नहीं लाया है आप जब तक ये। जब डीएम ने कह दिया कि कांटे भी बढ़ा देंगे तो फिर वहां मौजूद अफसरों के पास कोई एक्सक्यूज नहीं था। बस वो बार बार कह रहे थे कि उनकी आढ़तियों के साथ कोई मिली भगत नहीं है, उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की। मैंने क्या कहा? ये पड़ा हुआ है, ये क्यों नहीं ले रहे हो? सर ये अब जैसे उधर पड़े हैं सर 5 टोले। नहीं, इधर उधर का मतलब नहीं है। अगर यहाँ पड़ा हुआ है तो वो 1200 में ले रहा है, उसी धान का किसान को 1868 मिल सकता है, तुम नहीं लोगे वो? सर मैं कह ऑनलाइन टोकन जनरेट हो रहा है। सिर्फ अपनी सांठगांठ में लगे रहते हो मिल्स के साथ। कोई सांठगांठ नहीं। बिल्कुल मैं लिखा पढ़ी करूंगा तो मुश्किल में आ जाओगे। सिर्फ किसान दिखना चाहिए बस। और जब हर किसान को 1868 मिल सकता है तो क्यों ना मिले? ये सब नंबर लगा के आना। नहीं, तुम्हारे बस की नहीं हो रहा है तो हमें आना पड़ेगा, हम रोज आएंगे। किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है। जी जी मत बोलो। आज कांटे 1200 मिल रहा है। आज कांटे भरवा रहे हैं सर। तो एहसान कर रहे हो? नहीं सर, कांटे बढ़ जाएंगे। आवक के हिसाब से बढ़े, आवक नहीं थी तो बढ़ गया। आवक नहीं थी, यहाँ जितना पड़ा हुआ है धान सबकी नमी ठीक है और सब आड़ती उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं सब? बस समझ में नहीं आता है तुम्हें? नहीं आ रहा है तो उसमें से हम ले ले रहे हैं। मेरे यहाँ पे सर 300 350 आप देख सकते हैं, और किसान के में तो कुछ खड़े हुए मार्केटिंग का। सर तुम्हारा दैनिक का टारगेट क्यों नहीं पूरा हुआ है सर? अब ये सर अब हुआ। मैं आ गया हूँ तो इसलिए अब मेरा 300 प्लस जा रहा है सर, आप देख सकते हैं। आपके 13 केंद्र प्रभारी नहीं आए? 13 केंद्र है ना? 13 है।
पीलीभीत के किसानों ने इससे पहले किसी अफसर का ऐसा रूप नहीं देखा था। डीएम पुलकित खरे ने जब किसानों के फायदे की बात की, अफसरों को डांटा, कमियों को पकड़ा, तो किसानों ने डीएम साहब को सारी हकीकत बताई। डीएम साहब के लिए तालियां बजाई। कुछ किसान फोन करके अपने दूसरे साथियों को भी जल्दी पहुंचने को कह रहे थे। तो दूसरे किसानों को बता रहे थे, जल्दी आ जाओ, यहाँ हमारा भगवान आया है। मेरा काम नहीं है, होने दीजिए, अभी होने दीजिए पहले। ठीक, खरीदिए इनका, खरीदिए इनका, खरीदिए इनका, खरीदिए इनका। क्या करने आए हो आप मंडी में? कितने में धान बिक रहा आप लोगों का? 1000 रुपए में। सरकारी सेंटरों पे क्यों नहीं बेच रहे हो? बिक नहीं रहा है, देखो है वो बहानेबाजी करके टरका देते हैं। पता है कितना मूल्य है सरकारी? 1875। क्या कहना चाहोगे, मतलब बिचौलियों के माध्यम से धान आपका खरीदा जा रहा है उन्हें पौने दामों में, सरकार से क्या कुछ कहोगे? अब मैं आपको बताता हूं आखिर ये पूरा खेल होता कैसे है। असल में धान के खरीद केंद्र पर उन्हीं किसानों का धान खरीदा जाता है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हो। रजिस्ट्रेशन करवाना, पंजीकरण करवाना किसानों के लिए बड़ा काम है। अफसर उनकी कोई मदद नहीं करते। कुछ किसान तो इसी चक्कर में आढ़तियों को सस्ते में फसल बेच देते हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन होता है उन्हें टोकन नंबर लेना होता है, फिर लाइन में लगना पड़ता है। जब नंबर आएगा तब उनका धान तुलेगा। यहाँ भी गड़बड़ होती है, टोकन नंबर नहीं मिलता। टोकन मिल जाए तो नंबर आता नहीं, नंबर आ जाए तो फिर धान की क्वालिटी में कमी बता दी जाती है। कुल मिलाकर किसानों को फसल बेचने के लिए इन तैनात कर्मचारियों से हुज्जत करनी पड़ती है, और ये कर्मचारी कोशिश करते हैं कि किसान किसी भी तरह अपनी फसल लेकर सरकारी केंद्र से छोड़कर आढ़ती के दरवाजे पर पहुंच जाए। इतना परेशान करते हैं। आढ़ती को पता होता है सरकारी खरीद केंद्र पर इनकी फसल बिकेगी नहीं, इसलिए वो जितने में चाहे फसल खरीदता है। 2000 की जगह 1000 देता है तो भी किसान ले लेता है, क्योंकि वो फसल को लेकर वापस नहीं जा सकता। एक बार मंडी लाया वो काम बड़ा मुश्किल होता है। वापस ले जाने के लिए उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि आज फसल नहीं बिकी तो वापस ले जाए और कल फिर लेकर आए। तो हमें आना पड़ेगा, हम रोज आएंगे। अब आप कहेंगे कि फिर मंडी में तैनात अधिकारी और कर्मचारी टारगेट कैसे पूरा करते हैं? असल में होता यह कि आढ़ती किसान से आधी कीमत पर धान खरीदते हैं और फिर यही धान 2 गुनी कीमत में सरकारी खरीद केंद्र पर बेच देते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा पाप। क्योंकि एक ही आढ़तिया इतनी बड़ी मात्रा में धान नहीं बेच सकता, इसलिए वो अपने रिश्तेदारों के नाम पर या फिर कुछ किसानों के नाम पर धान सरकारी केंद्र में बेचता है। धान का पैसा अलग अलग खातों में जाता है, अलग अलग अकाउंट्स में जाता है, और बाद में वो एक ही आढ़ती के पास पहुंच जाता है। मंडी में बैठे कर्मचारी और अधिकारी ये सब जानते हैं, उनकी मिली भगत से होता है, और बदले में सरकारी कर्मचारियों को उनका कमीशन मिल जाता है। सरकार के खजाने से पैसा निकलता है, सरकारी रिकॉर्ड में खरीदी भी हो जाती है, लेकिन किसान गरीब का गरीब रहता है। क्योंकि डीएम साहब ने आज ये अपनी आंखों से देखा, खुद किसानों की तकलीफ को समझा और खुद ही अफसरों की और आढ़तियों की मिली भगत के गवाह बने। इसलिए सब देखने समझने के बाद पुलकित खरे ने कहा, अब किसान की मेहनत पर पानी नहीं फिरेगा, अब मिली भगत नहीं चलेगी, हर हाल में किसान की फसल सरकारी कीमत पर खरीदी जाएगी। वो मेहनत करके बेचारा ट्रॉली करके ले आया। तो हमें यहाँ पे 13 केंद्र सरकारी क्रय केंद्र संचालित हैं। यहाँ पे जब आया मैं तो किसानों से बात करी, उनसे उनकी समस्याएं जानी। किस तरीके से क्रय केंद्र पे ना होके कई बार उनको मजबूर करा जा रहा है कि वो अन्य जगहों पे अपना धान बेचे जहाँ पे उनको रेट भी सही नहीं मिल रहे हैं। साथ ही साथ कई क्रय केंद्रों पे जो टोकन सिस्टम है उसकी वजह से भी किसान भाइयों को परेशानी हो रही थी। कुछ किसान भाइयों ने बताया कि उनको लंबे समय
तक यहाँ खड़े रहना पड़ता है, रात रात यहाँ बितानी पड़ती है और उनके धान का क्रय नहीं हो रहा है। सभी जो प्रभारी यहाँ मौजूद थे उनकी समीक्षा भी यहाँ करी गई, उनको बताया गया, अधिकारियों को भी यहाँ बुलाया गया। मजिस्ट्रेट की विशेष ड्यूटी सिर्फ इस मंडी के लिए लगाई जा रही है, जनपद की अन्य मंडियों पर भी यही व्यवस्था कराई जाएगी। क्रय केंद्र का इलेक्शन के पैटर्न पर नंबर बाहर लिखवाया जाएगा और जितने भी हमारे मंडी के शेड हैं उनमें प्राथमिकता से क्रय केंद्रों को बैठाया जाएगा। मंडी के गेट पे भी व्यवस्था ठीक करी जाएगी जिससे जो भी किसान भाई यहाँ पे आए उसको परेशानी ना हो, वो सीधे गेट से क्रय केंद्र पे जा सके। क्रय केंद्र पे भी ये बताया गया है कि अनावश्यक रूप से किसी किसान भाई को परेशान ना करें। यहाँ पे 4 केंद्र प्रभारी नदारत मिले इस समय, इतने समय के मेरे इंस्पेक्शन में भी वो नहीं आ पाए, उनको निलंबित करा जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है। भविष्य में भी औचक निरीक्षण भी होंगे और यहाँ पे लगातार व्यवस्था पे ध्यान रखा जाएगा। किसी भी हालत में किसान भाइयों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी और शासन की जो मंशा है कि हर किसान भाई को वाजिब मूल्य जो सरकार ने तय करा है वो मिलना चाहिए, उसके धान का सही मूल्य से मिले जिससे वो कम दामों में इधर उधर बेचने को मजबूर ना हो। किसानों की एक और समस्या है, किसानों को फसल के सरकारी रेट की सही जानकारी नहीं मिल पाती। धान की क्वालिटी और नमी को लेकर भी वो कंफ्यूज रहते हैं। इसका फायदा मंडी के बाहर बैठे आढ़ती उठाते हैं। इसीलिए पीलीभीत के डीएम ने कहा अब मंडी के बाहर और अंदर दोनों जगह मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी जिससे किसानों तक सही जानकारी पहुंच पाए। जो आपने परेशानी बताई इस पे भी कड़ी निगाह रखी जाएगी। मंडी के बाहर और अंदर दोनों जगह मजिस्ट्रेट को तैनात करा जा रहा है ये देखने के लिए कि किसानों को सही जानकारी भी मिले। कई बार किसानों को जानकारी नहीं मिलती है कि अंदर क्रय केंद्र पे क्या रेट मिल रहा है और उस वजह से वो लोग, जैसे मेरी कुछ किसानों से बात हुई, उनको पता ही नहीं था कि क्रय केंद्र पे क्या मूल्य मिल सकता है। तो इसकी व्यवस्था बाहर और अंदर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करी जाएगी कि जो भी किसान भाई अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आ रहा है उसको वहाँ पे लेके सही केंद्र पे उसको भेजा जाए, उसको एक टोकन मिले और केंद्र पे उसका धान। इस वक्त पूरे देश में किसानों से जुड़े 3 नए कानूनों को लेकर विवाद हो रहा है। पंजाब में, हरियाणा में कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है, नए कानूनों को किसानों के खिलाफ बता रही है। दावा किया जा रहा है कि नए कानून से मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। लेकिन सच आपने देखा अपनी आंखों से, पीलीभीत में जो हुआ वो अभी अभी की बात है, ताजा बात है। मंडी में किसान की फसल बिक रही है, धान की खरीद एमएसपी पर हो रही है, ये तो सबने देख लिया। यानी ये बात तो साफ है कि नए कानून को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। और दूसरी बात है, भले ही एमएसपी लागू रहे, अगर सिस्टम की खामियां दूर नहीं होंगी तो सिर्फ कानून से किसान का भला नहीं हो सकता। पीलीभीत के डीएम साहब की बात सुनकर लगता है कि कभी कमी कानून में नहीं है। इस मंडी में किसानों की खुशी देखकर लगता है कि खोट कानून बनाने वालों की नीयत में नहीं है, कमी है इस कानून को लागू करवाने वालों में। खोट है फसल खरीदने के लिए तैनात कर्मचारियों में। अगर पुलकित खरे इस कमी को न समझते, अगर ये डीएम सिस्टम को सुधारने की कोशिश न करते, तो किसान तो यही सोचता कि कानून सिर्फ कागज पर है। अगर एमएसपी ज्यादा होने पर भी किसान को अपनी फसल आड़ती को कम दाम पर बेचनी पड़ती है तो वो क्या कर सकता है? वो तो सरकार को ही दोष देगा, सिस्टम को दोष देगा। इसलिए डीएम पुलकित खरे की तारीफ करूंगा। उन्होंने उदाहरण पेश किया। हमारे यहां सैकड़ों ऐसे आईएएस अफसर हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, कानून को, नियमों को, सिस्टम को समझते हैं। लेकिन ज्यादा हाईलाइट तो उन लोगों की बात होती है जो लापरवाही बरतते हैं। हम भी ज्यादातर खबरें ऐसे डीएम्स की दिखाते हैं जो संवेदनहीन हो या अपना काम ठीक से ना करते हो। इसीलिए आज मैंने आपको पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे की बात डिटेल में सुनवाई, उनके एक्शन को दिखाया। अगर आईएएस अफसर इसी अंदाज में अपना काम करें तो सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए योजना बनाती है वो ठीक से इंप्लीमेंट हो पाएंगी, प्रधानमंत्री का सपना पूरा हो पाएगा। किसानों को कैसे ठगा जाता है ये तो आपने देख लिया। अब आपको दिखाता हूं झूठ फैलाकर, अफवाहें फैलाकर कैसे मुसलमानों को बहकाया जाता है। इसके 2 उदाहरण मेरे पास हैं। पहला उत्तराखंड से। यहां दावा किया गया कि उत्तराखंड में 2 लाख से ज्यादा मदरसे गायब हो गए। सरकार ने सख्ती बरती तो कागजों पर चल रहे मदरसों में से 88% बंद हो गए। इस खबर की हकीकत मैं आपको बताऊंगा।
इसके अलावा इस वक्त असम में मदरसों को बंद करने के सरकार के फैसले पर काफी बहस हो रही है। इस फैसले को मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा आखिर असम सरकार ने मदरसों को बंद करने का फैसला क्यों किया और क्या सरकार ने सिर्फ मदरसों को बंद करने का फैसला किया। इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगा। तो पहले उत्तराखंड की बात करते हैं। दावा किया गया कि 2 लाख मदरसे बंद हो गए, 88% मदरसों पर ताला लग गया। अब खबर पढ़कर किसी को भी लगेगा कि लाखों की संख्या में फर्जी मदरसे कैसे हो सकते हैं, लाखों मदरसे कागजों पर चल रहे हो और सरकार को पता न चले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सच्चाई का पता करने के लिए मैंने अपनी संवाददाता गोनिका अरोड़ा को दिल्ली से देहरादून भेजा। गोनिका ने शिक्षा मंत्रालय में बात की, अफसरों से मिली, मिनिस्टर से मुलाकात की और फिर मुख्यमंत्री से बात की और जो हकीकत सामने आई वो बिल्कुल ही अलग थी। दावा किया गया था कि उत्तराखंड में 2,61,800 मदरसे थे और जैसे ही मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ा गया तो 88% मदरसे अपने स्टूडेंट समेत गायब हो गए। अब बात तो बहुत बड़ी थी। यह भी कहा गया हर साल दी जाने वाली स्कॉलरशिप 14.5 करोड़ से घटकर 2 करोड़ रुपए रह गई। हकीकत यह कि उत्तराखंड में पिछले 7 साल में एक भी रजिस्टर्ड मदरसा बंद नहीं हुआ है। दावा लाखों मदरसों का किया जा रहा था, लेकिन उत्तराखंड में 2012 से 2019 तक 297 मदरसे थे। इनकी संख्या पिछले 1 साल में बढ़कर 420 हो गई है। गोनिका ने बताया कि यह सही है कि मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने में खर्च होने वाली राशि में कमी आई है। यह राशि 14 करोड़ से घटकर 11 करोड़ हो गई है। लेकिन यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या कम हो गई है या मदरसे गायब हो गए। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ी है। 2016-17 में 46,000 स्टूडेंट थे, अब 60,000 हैं जो रजिस्टर्ड मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं। खुद चीफ मिनिस्टर की तरफ से बताया गया, असल में पहले स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से बच्चे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते थे, लेकिन अब राज्य सरकार ने भी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया। इसलिए अब स्टूडेंट्स या तो केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर राज्य सरकार के लिए। चूंकि राज्य सरकार की तरफ से साल भर में करीब 800 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है, केंद्र की तरफ से मिलने वाली राशि करीब 4,500 है, इसलिए ज्यादातर बच्चे केंद्र सरकार के वजीफे के लिए अप्लाई करते हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार का मदरसों के बच्चों पर होने वाला खर्च, वजीफे का पैसा अब कम हो गया है। यह आंकड़ा 14 करोड़ से घटकर 11 करोड़ हो गया है। डीबीटी के कारण जो पैसा है वो अब एक ही जगह जा रहा है। पहले ये होती थी कि जब मैनुअल सब चलता था तो उसमें संभावनाएं होती थी कि कोई 2 जगह एडमिशन ले सकता है, 3 जगह एडमिशन ले सकता है, वजीफा 2-3 जगह से ले सकता है। इस तरह की सच्चा भी तो जांच करने पर पता चलेगा, लेकिन एक संभावना हो सकती है। और हमेशा जब बजट की व्यवस्था की जाती है तो बजट एक अनुमानित बजट होता है और उसमें कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा भी होता है, कभी थोड़ा बहुत कम भी होता है। जो लिखने वाले ने लिखा कि 14 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया था और उसमें से 11 करोड़ के आसपास ही खर्चा हुआ है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे कम हो गए, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि बजट अनुमान के आधार पर होता है तो हम पुनर्विनियोग उसका करते हैं। लेकिन सर उसमें कहा गया कि 14 करोड़ से सीधा 2 करोड़ आ गई ये संख्या, तो इसको लेकर क्या कहना? नहीं, मैं समझता हूँ कि 14 करोड़ तो प्रावधान किया गया था ना, खर्चा नहीं हुआ 14 करोड़, प्रावधान किया गया था 14 करोड़ का, तो प्रावधान होता है बजट में। उसमें से चाहे 2 करोड़ खर्च हो जाए, खर्चा कितना भी हो सकता है, मतलब जो मकसद है कि बच्चों को जो हकदार हैं उसके, उनको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसे हमारे पास एक भी शिकायत नहीं है किसी मदरसे से कि उनके जो बच्चों को जो इमदाद मिलनी चाहिए सरकार की ओर से वो नहीं मिल रही है, सबको मिल रही है।
अब गोनिका ने मुख्यमंत्री से पूछा कि फिर 2 लाख मदरसों के बंद होने की फिगर कहां से आई? क्या उत्तराखंड में 2.5 लाख से ज्यादा मदरसे थे और इनमें से काफी बंद हो गए? इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, जिस राज्य में 15,000 गांव हो वहां 2.5 लाख मदरसों की बात पर कोई यकीन भी कैसे कर सकता है? उत्तराखंड में लगभग 15,000 के करीब गांव हैं और लगभग 8,000 से थोड़ा कम ग्राम पंचायतें हैं। वहाँ 2 लाख मदरसे की बात करना, ये तो निहायत और सरासर झूठ और झूठ का पुलिंदा है। सच्चाई ये है कि उत्तराखंड में जो हमारे मदरसे हैं, मदरसों की संख्या यहाँ पर बढ़ी है। आज लगभग 420 मदरसे उत्तराखंड में हैं और लगभग 60,000 के करीब बच्चे उनमें पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मदरसों में मुस्लिम बच्चे ही पढ़ने जाते हैं। लगभग राज्य में मुस्लिमों की संख्या 12% से कम है और ऐसे में 2 लाख मदरसों की बात करना, मैं समझता हूँ कि लिखने वाले को थोड़ा लिखने से पहले कुछ सेकंड रुककर सोचना चाहिए था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो कहा वो बात सही है। खबर देने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। मैंने इस खबर की हकीकत आपको इसलिए दिखाई क्योंकि इस तरह की खबरें बड़ी बड़ी अफवाहें बन जाती हैं। इस तरह के झूठ धीरे धीरे फैलते हैं, लोग यकीन करते हैं और फिर कहते हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है इसलिए मदरसे बंद करा दिए। ये कहते हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी का मुख्यमंत्री हैं इसलिए उन्होंने मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप कम कर दी। और जब इस तरह की अफवाहें फैलती हैं तो इस तरह के झूठ माहौल में जहर घोलने का हथियार बनते हैं। जरा सोचिए, उत्तराखंड की कुल आबादी 1 करोड़ 17 लाख है। इनमें से 12% मुस्लिम हैं, यानी करीब 15 लाख मुसलमान हैं। तो फिर 2.5 लाख मदरसे कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये बात फैला दी गई, झूठ थी। मुश्किल यह है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना तहकीकात के इस पर यकीन भी कर लेते हैं। इसी तरह की खबर आज असम से आई और असम सरकार के फैसले की काफी चर्चा हो रही है। असम में सरकारी मदरसों को बंद करने का फैसला किया गया है। असम सरकार के फैसले पर उत्तर प्रदेश के मौलाना नाराजगी जता रहे हैं। इसे मुसलमानों के साथ ज्यादती बता रहे हैं। यह सही है कि असम सरकार ने सरकारी फंड से चल रहे मदरसों को स्कूलों में तब्दील करने का फैसला किया है। सरकार ने कहा कि अब वो मदरसों को फंड नहीं देगी। मदरसों की जगह और ज्यादा सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने आज कहा कि सरकारी पैसों पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, इसलिए सरकार मदरसे बंद करेगी। इस आदेश का नोटिफिकेशन अगले महीने जारी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि असम में 614 मदरसों को सरकार चलाती है, जबकि 900 प्राइवेट मदरसे हैं। सरकार हर साल मदरसों पर 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च करती है। हिमंत बिस्व शर्मा ने आज कहा कि अगर हमें सरकारी पैसे से कुरान पढ़ानी हो तो फिर हमें बाइबल और भगवत गीता भी सरकारी पैसे से पढ़ानी होगी। इसलिए सरकार इस प्रैक्टिस को रोकना चाहती है और इसी वजह से यह फैसला किया गया। What we are trying to do that all these madrasas will be converted to a normal regular school, or in some cases the teachers will be transferred to normal regular schools and madrasas will be closed. So government will come out with this notification in the month of November. There is another reason while we believe that government should not spend money for doing something which is not in our mandate, because in my opinion teaching Quran cannot happen with the cost of the government. So if we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. So we want to bring a similarity, uniformity, and we want to stop this practice. कुछ लोग इसके पीछे सियासत देख सकते हैं, आइडियोलॉजी की बात कर सकते हैं, लेकिन
असम में सरकारी मदरसों को बंद करने के पीछे एजुकेशन मिनिस्टर ने एक और वजह बताई। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, मदरसों से जो डिग्री दी जाती है वो सरकारी स्कूलों की डिग्री के इक्विवेलेंट है। मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे की डिग्री और कुरान पढ़ाकर ली गई डिग्री एक जैसी कैसे हो सकती है? There is another issue. Because these madrasas give a particular degree, Government of Assam has declared that this degree will be equivalent to matriculation and higher secondary examination. That has created a huge impact because so many people are getting certificates that I have passed madrasa, and they compete for jobs with the other student who has passed matric or higher secondary after hard work. So this equivalence problem has also created lot of uneasiness amongst our students. So considering both the point of principle that we cannot teach religion through government money, so we are closing it. Also from the pure point of view of academics, that you cannot give equivalence to a normal math, science with a study in Quran. You cannot give equivalence of degree. So from that point of view also, we need to close the madrasas. ये बात थी हिमंत बिस्वा शर्मा की, जिन्होंने फैसला किया। अब मैं आपको दूसरी तरफ की बात भी सुनवा देता हूं। असम सरकार के फैसले का विरोध कई मौलानाओं ने किया है। मौलानाओं का कहना है कि कुरान पढ़ाने के लिए सरकारी खैरात की जरूरत नहीं है, ये तो मानते हैं, लेकिन सरकार को यह भी बताना चाहिए कि सरकार की मदद से जो संस्कृत स्कूल चल रहे हैं उन्हें क्यों नहीं बंद किया गया, सिर्फ मदरसों को बंद करने का फैसला क्यों किया गया। आसाम के वजीर मुमलिकत का बयान निहायती अफसोसनाक बयान है। मदारिस इस्लामिया कौम के चंदे से चलते हैं और ज़कात, फितरा, खैरात जो जमा होता है उसके चंदे से मदारिस चलाए जाते हैं, और जो कुरान शरीफ पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन हैं, उलमा हैं, वो लोग कुरान पढ़ाते हैं। तो हमें मदारिस की तरफ से या कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए हमें आसाम हुकूमत के वज़ीर साहब की भीख नहीं चाहिए। हमें किसी तरीके से हमें वो नहीं चाहिए कि कुरान पढ़ाया जाए तो उसके लिए हम हुकूमत से भीख मांगेंगे, ऐसा नहीं है। अगर जिस तरीके से मंत्री जी बयान दे रहे हैं तो वो मदरसों के साथ साथ में संस्कृत की पाठशालाओं के लिए भी बयान दें तो मैं जानूं कि हाँ, वज़ीर साहब का इंसाफ पर मबनी ये बयान है, जबकि वो उनका बयान खालिस और सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी पर महमूल किया जा सकता है। अब ये सवाल तो वाजिब है कि अगर सरकार ने मदरसों को बंद किया तो संस्कृत पाठशालाओं को बंद क्यों नहीं किया? संस्कृत पाठशालाओं को सरकारी मदद क्यों मिलती है? इसका जवाब जब हमने मांगा तो हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि सरकार ने सिर्फ मदरसों को नहीं, संस्कृत स्कूलों को मिल रही सरकारी मदद भी बंद करने का फैसला किया है। अब सरकारी संस्कृत स्कूल भी बंद होंगे। अब यह बात तो साफ है कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने सिर्फ उन मदरसों को बंद करने का फैसला किया है जिन्हें सरकार चलाती है, और असल में तो बंद नहीं किया, इन मदरसों को सरकारी स्कूलों में तब्दील कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि असम में रहने वाले मुस्लिम भाई बहन, उनके बच्चे कुरान शरीफ की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। असम में 900 प्राइवेट मदरसे चलते हैं। जिस तरह कुरान के लिए मदरसे हैं, वेद और पुराण पढ़ाने के लिए वैदिक स्कूल हैं, बाइबल पढ़ाने के लिए मिशनरी स्कूल हैं, और ये सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, निजी संस्थान हैं। इसलिए जो फैसला असम की सरकार ने किया उसके पीछे की भावनाओं को समझना चाहिए। आज मैंने कई मुस्लिम स्कॉलर्स से बात की। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज के बच्चों को ओवरऑल एजुकेशन मिले, सब सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका मिले तो बेहतर होगा, उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि मुस्लिम छात्रों के एक हाथ में कुरान शरीफ हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर, और यही वक्त की ज़रूरत है, और ये बहुत सारे राज्यों में करने की कोशिश की गई है। किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं आपको उसकी डिटेल्स भी बताऊंगा। आज हमारे पास मुंबई से एक ऐसा वीडियो आया है जिसे लेकर मैं नौजवानों को सावधान करना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा, मैं अब नौजवानों को सावधान करना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर कमेंट्स के लिए, 200-400 लाइक्स के लिए, जल्दी से फेमस होने के लिए आजकल बहुत से नौजवान बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। ये नहीं सोचते अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके माँ बाप पर क्या बीतेगी। ऐसा एक वीडियो आज मुझे मिला है।
इस वीडियो में एक लड़का जो स्टंट करते दिखाई दे रहा है, उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में नाबालिग लड़का मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 22वीं मंजिल के छज्जे पर चढ़कर जानलेवा स्टंट कर रहा है। लड़का जमीन से करीब 250 फीट ऊपर एक ऐसा स्टंट कर रहा है जिसमें जिंदगी और मौत के बीच महज कुछ इंच का फासला है। ये लड़का बिना किसी सेफ्टी गियर के बिल्डिंग की 22वें फ्लोर के छज्जे पर उतरा। सिर्फ 2 फीट चौड़े छज्जे पर हाथों के बल उल्टा खड़ा हो गया और अगर बैलेंस गड़बड़ा जाता, जरा सी चूक होती तो इस लड़के के बचने का कोई चांस नहीं था। लेकिन इस लड़के और इसके साथियों को इसका कोई डर नहीं। इस वीडियो में कुल 3 लोग हैं। एक लड़का खिड़की से छज्जे पर उतरकर स्टंट करता है, एक लड़की पहले से छज्जे पर कैमरा लेकर तैयार है और इनके ग्रुप का दूसरा लड़का कमरे के अंदर खड़े होकर कैमरे से इस स्टंट को शूट कर रहा है। इस वीडियो के बारे में पता किया तो मालूम हुआ ये वीडियो मुंबई के कांदिवली इलाके की जय भारत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का है। इस बिल्डिंग की 22वीं मंजिल पर इस वीडियो को शूट किया गया। वीडियो में पहले ये लड़का एनर्जी ड्रिंक पीता है और फिर जान की परवाह किए बगैर खुली गैलरी पर स्टंट करता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि छज्जे पर एक लड़की भी है जो लड़के के स्टंट का वीडियो बना रही है। सोचिए, वीडियो बिल्डिंग की 22वीं मंजिल पर स्टंट हो रहा है और छज्जे पर खड़ी लड़की उसे शूट कर रही है। वीडियो में नीचे की तरफ का नज़ारा दिखाया जा रहा है। ज़रा सोचिए, अगर ये स्टंट करते हुए बैलेंस बिगड़ जाता तो क्या होता? क्या इस लड़की की जान बच पाती? इस लड़के के माता पिता पर क्या गुजरती? नहीं मालूम, सिर्फ हमने डांस करते हुए आपको पुलिस नहीं है ना मैम, वो उनका दोस्त है ना। हम उसी बिल्डिंग में पहुंचे हैं जिस बिल्डिंग का नाम जय भारत है और ये कांदिवली के लालजीपाड़ा इलाके में स्थित है और ये 22वें फ्लोर की बिल्डिंग से स्टंट किया गया है। हम इस जगह मौजूद हैं। आप देखिए, यही वो स्पॉट है, यही वो जगह है जहां पे वो लड़का स्टंट करता हुआ दिख रहा था। बाकायदा इसी रेलिंग पर वो बैठा था। एक एनर्जी ड्रिंक उसने पिया, उसके बाद वो नीचे उतरा और उसने स्टंट यहाँ पर किया और उसका सामने की तरफ से एक लड़की थी जो स्टंट का वीडियो बना रही थी और दूसरी तरफ भी एक जो है लड़का था जो वीडियो बना रहा था। कुल 3 लोग बताए जा रहे हैं कि इस वीडियो बनाने में शामिल थे। उस लड़के की पहचान हो चुकी है, उसके 2 जो साथी साथ में वीडियो बना रहे थे उनकी भी पहचान हो चुकी है। आप पीछे की तरफ देखें, पूरा ये स्लम इलाका है और ये जो बिल्डिंग है वो एसआरए के तहत बनाई गई बिल्डिंग है और ये 22वें फ्लोर का स्पॉट है जहां पर ये स्टंट किया गया है। कितना खतरनाक ये हो सकता है अगर उस स्टंट के दौरान थोड़ा सा भी जो है लापरवाही होती या कोई भी अगर घटना घट जाती तो कितनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती थी, उस बच्चे की जान तक जा सकती थी। क्योंकि 22वें फ्लोर की ये बिल्डिंग में इतनी ऊंचाई से लगभग ये करीबन 200 से 250 फीट की ऊंचाई पर है स्थित ये पोजीशन जहां पर उसने ये स्टंट किया है। और ये भी पुलिस ने बताया है कि वो जगह है जहां पर वो स्टंटबाजी की स्टंट किया करता था। आप देखिए सामने की तरफ ये गद्दे लगे हुए हैं, यहाँ पर वो लड़का बाकायदा स्टंट करता था और स्टंट के वो वीडियोस बनाता था। इतना ही नहीं, वो अपने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने स्टंट के वीडियोस भी डालता था और उसी के जरिए उसने ये अटेम्प्ट किया है। स्टंट का ये वीडियो 3 दिन पहले बनाया गया था। अब पुलिस इस बिल्डिंग तक पहुंच गई है, स्टंटबाजों की पहचान हो गई है। फिलहाल तो पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस तरह की हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी। उस हिसाब से हम यहाँ पर आए हैं जय भारत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के 22वें माले पे। वहाँ आने के बाद जो वीडियो में जो जगह है वो फिक्स हो गई है और ये आजू बाजू वाले से पूछताछ करने के बाद उनकी फैमिली भी मिली है, लेकिन स्टंट करने वाले कोई लड़के यहाँ पर नहीं है। तो जो स्टंट करने वाले लड़के कौन है वो हमें पता चला है और हम लोग उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये 3 दिन पहले बनाया गया है और ये जो स्टंट कर रहा है एक लड़का, उनका वीडियो निकालने वाले 2 है। ऐसे 3 लोग इसमें इन्वॉल्व अभी प्राइमा फेसी हमें दिखाई दे रहे हैं। जरा सोचिए, 22वीं मंजिल पर यह स्टंट, वीडियो बनाना,
किस लिए? ये कितना खतरनाक है। मौत को बुलावा देना है, जानबूझकर जान को जोखिम में डालने जैसा है। पुलिस इन लड़कों को ढूंढ लेगी, पकड़ लेगी, उनके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन क्या फायदा इस सब का? मेरा कहना है नौजवानों को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी जान को खतरा हो। हर जगह तो पुलिस तैनात नहीं हो सकती, हर जगह तो पहरेदारी नहीं हो सकती, हर जगह कोई उनके पर नजर नहीं रख सकता। मैं तो कहूँगा जो नौजवान इस तरह की हरकतें करते हैं वो एक बार अपने माता पिता के बारे में सोचें। एक बार सोचें, अगर वो गिर गए, उनकी बॉडी देखेंगे उनके माता पिता, तो उनका क्या हाल होगा? उनकी हालत देखकर उनके माँ बाप पर क्या बीतेगी? मुझे लगता है अगर ये नौजवान एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचेंगे तो फिर इस तरह की गलती कभी नहीं करेंगे। आज हैदराबाद से बारिश की ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर मुंबई की बारिश की याद आ गई। असल में कल रात से हैदराबाद में काफी पानी बरसा है। आमतौर पर हैदराबाद में अक्टूबर के पहले हफ्ते तक मानसून रहता है, लेकिन इस बार बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 20 साल बाद हैदराबाद में इतना पानी बरसा 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हो गई। हैदराबाद के निचले इलाकों का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा इलाके में परेशान करने वाली तस्वीर दिखी, जहां एक शख्स पानी के तेज बहाव में बहता चला गया। आसपास के लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन पानी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि यह शख्स काफी दूर तक बह गया। गनीमत ये कि आगे जाकर इसे बचा लिया गया। इसी तरह की तस्वीरें हैदराबाद के कई इलाकों में आई। कई जगह वो गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती दिखाई दी जो सड़क पर थी। हालांकि जिस वक्त ये गाड़ियां पानी में तैर रही थी उस दौरान घर में मौजूद लोग खौफजदा थे, डरे हुए थे, बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी। कई जगह ऐसी थी जहां रस्सी के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया गया, क्योंकि घरों में पानी घुस चुका था, कहीं और जाने की जगह नहीं थी, इसलिए रस्सी के सहारे लोगों को बाहर निकाला, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद के शमशाबाद के गगन पहाड़ इलाके में भारी बारिश की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। एक घर पर बोल्डर गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। कुछ और जगहों पर कैजुअल्टी की खबरें आई। अकेले हैदराबाद में 12 लोगों की जान गई। आज हमारे संवाददाता टी राघवन हैदराबाद में उन इलाकों तक पहुंचे जहां बारिश ने तबाही मचाई थी। राघवन ने बताया कि गगन पहाड़ इलाके में भारी तबाही मची। पानी सब कुछ चीरता हुआ घरों और दुकानों के अंदर पहुंच गया। जहां सड़क हुआ करती थी वहां अब सिर्फ बर्बादी दिखाई देती है। कई गाड़ियां पलट गई। हम गगन पहाड़ इलाके में मौजूद हैं। ये सड़क आप देख रहे हैं ये बेंगलुरु को हैदराबाद से जोड़ती है और आप देखिए कितना नुकसान इस सड़क को हुआ है। सड़क के किनारे खड़ी इस कार पर आप गौर कीजिए, ये कार पूरी तरह यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई है। थोड़ा सा अगर हम उस तरफ आपको दिखाना चाहें तो देखिए 2 कार वहाँ पर खड़ी है। पूरी सड़क है जो रेगुलर ट्रैफिक यहाँ पर चलता था परसों तक, लेकिन कल दिन भर हुई बारिश और रात की बारिश में इस सड़क जो है इसका नामो निशान लगभग मिट चुका है। ये कहा जा रहा है कि इस इलाके के पास बिल्कुल एक लेक है, वो लेक ब्रीच हो गया, वहाँ से पानी जो आया उसने इस तबाही ऐसी मचाई है। एक बहुत बड़ी SUV गाड़ी यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी जो किस तरह पानी के वेग से पलट गई है। ये गाड़ी हैदराबाद शहर से एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, तब ये गाड़ी यहाँ पर फंसी होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। एक CCTV कैमरा का जो पोल है वो टूट कर गिरा है। ये पानी जो है उस लेक से आ रहा है, वो लेक का जो एंट्रेंस है वो वहाँ पर है। आप देखिए वहाँ से जितना भी जो गाड़ियाँ यहाँ पर इस सड़क पर थीं या सड़क के किनारे खड़ी थी, घर के बाहर खड़ी थी, सारी गाड़ियाँ यहाँ पर डूबी है। मैं आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने की वजह से तेलंगाना और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश लगातार हो रही है। आंध्र प्रदेश में भी कई जिले पानी की मार झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात की है, हर संभव मदद का भरोसा दिया है, लेकिन हैदराबाद में जो तस्वीरें दिखी उसने सबको परेशान कर दिया। रेलवे ब्रिज के ऊपर से पानी गुजरने की इन तस्वीरों को जिसने देखा वो दंग रह गया।
ऐसा लगा जैसे नदी का पानी सब कुछ बर्बाद कर देगा। हैदराबाद के यशोदा अस्पताल की तस्वीरें तो और भी डराने वाली थी। यहाँ अस्पताल के पार्किंग एरिया में अचानक सैलाब आ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने डैम का गेट खोल दिया। गनीमत रही कि यहाँ पानी की वजह से किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शहर के कई अस्पतालों का हाल बहुत बुरा था। हैदराबाद के बोवनपल्ली, टोली चौकी इलाकों में तो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। सोचिए, जब बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी में तैरते हुए एक दूसरे से टकरा गईं तो लोगों का क्या हाल हुआ। बाररेड्डी नगर इलाके में प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। यहाँ लोगों ने खुद ही बोट्स का इंतजाम किया और रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इन सब के बीच आज आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। यहाँ पोलारम कैनाल में पानी ओवरफ्लो होने से गांव के 600 घर डूब गए। पानी की फोर्स इतनी ज्यादा थी कि एक बिल्डिंग और 2 शेड बह गए। और इससे एक बड़ी खबर आई है, मुलायम सिंह यादव कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैंने आपको जबलपुर में एक ऑटो वाले के साथ हुई हैवानियत की तस्वीरें दिखाई थी। भयानक तस्वीरें थी। 2 व्हीलर में टक्कर लगने के बाद 4 गुंडों ने एक टेम्पो वाले को पीट कर अधमरा कर दिया था और उसे थाने के पास फेंक कर भाग गए थे। इस खबर को दिखाने के बाद पुलिस ने 2 दरिंदों को कल ही अरेस्ट कर लिया था, लेकिन 2 मुख्य आरोपी अभिषेक दुबे और चंदन सिंह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस को इन आरोपियों की तलाश है। इन पर 10,000 का इनाम रखा गया है। मैंने कल आपसे कहा था कि जब तक ये अपराधी नहीं पकड़े जाते तब तक हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। आज हमारे संवाददाता ने पुलिस से पूछा क्या इन अपराधियों के बारे में कोई जानकारी मिली है। पुलिस का कहना है कि कुछ लीड्स मिले हैं। अभिषेक दुबे और चंदन सिंह जल्दी ही पकड़ लिए जाएंगे। मैं आपको इन हैवानों की तस्वीरें दोबारा दिखा रहा हूं ताकि अगर आप में से कोई इन्हें पहचान ले, इनके बारे में आपके पास कोई जानकारी हो तो फौरन जबलपुर की पुलिस को इसकी जानकारी दें, क्योंकि इन आरोपियों की असली जगह जेल में है, समाज में नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, ताज़ा खबर अभी अभी आई है, दुख भरी खबर है। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव को कोरोना हो गया है। मुलायम सिंह की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। मुलायम सिंह यादव को कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन जब रूटीन चेकअप के दौरान उनका कोरोना टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। चूंकि मुलायम सिंह की उम्र 81 साल है, इसलिए खास ध्यान रखने की जरूरत है। कांग्रेस के नेता पीएल पूनिया भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीएल पूनिया और मुलायम सिंह जल्द सेहतमंद हो जाएं, ये हम सबकी दुआ है। वैसे आज स्वामी रामदेव की हेल्थ को लेकर एक खबर वायरल हुई। इसका सच क्या है, क्या पर स्वामी रामदेव को लेकर कैसा झूठ फैला, इसका सच आपको बताता हूं। कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया गया कि हाथी पर बैठकर योग करने के दौरान स्वामी रामदेव गिर गए और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और इस कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इतनी सारी बातें कही गई, लेकिन मैं आपको सच बता देता हूं, स्वामी रामदेव के बारे में ये जो बात कही जा रही है पूरी तरह से गलत है। स्वामी रामदेव पूरी तरह ठीक है, स्वस्थ हैं, फिट हैं और चुस्त हैं। उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। ये बात तो सही है कि स्वामी रामदेव 12 अक्टूबर को मथुरा में एक आश्रम में हाथी पर बैठकर योग सिखा रहे थे। अचानक हाथी हिला तो स्वामी रामदेव का बैलेंस बिगड़ गया और वो हाथी से नीचे गिर गए। लेकिन उनकी फिटनेस इतनी कमाल की है कि वो तुरंत फुर्ती से खड़े हो गए, हंसते हुए वहां से आसानी से निकल गए। लेकिन जगह जगह खबरें फैली। घटना के अगले ही दिन बाबा रामदेव इंडिया टीवी के स्टूडियो में दौड़ते हुए आए थे। और सिर्फ यही नहीं, स्वामी रामदेव ने इंडिया टीवी के स्टूडियो में शीर्षासन किया था। स्वामी रामदेव के चाहने वालों को मैं एक बार फिर से आश्वस्त कर देना चाहता हूं, वो बिल्कुल ठीक है और उनके बारे में जो कुछ कहा गया वो बिल्कुल झूठ है, अफवाह है। स्वामी रामदेव इंडिया टीवी पर रोज सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे ऊपर हो गए योग सिखाते हैं, योग से जुड़ी बातें बताते हैं। कल भी उन्होंने इंडिया टीवी पर योग से जुड़ी बातें बताई थी और आज भी उन्होंने योग के जरिए
असाध्य रोगों का इलाज बताया। और हर रोज की तरह कल सुबह 8 बजे भी स्वामी रामदेव इंडिया टीवी पर लाइव होंगे। आप भी उनके साथ योग करिए, स्वस्थ रहिए और ये देखिए कि स्वामी रामदेव इतने फिट कैसे रहते हैं कि हाथी से गिरे और उन्हें खरोंच तक नहीं आई। कल स्वामी रामदेव बताएंगे योग और आयुर्वेद के जरिए डेंगू चिकनगुनिया से बचने के रास्ते क्या हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय क्या हैं।